अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़े से कुछ सवालात रहते हैं स्टोइकोमेट्री के हवाले से, वो मैं आज कर रहा हूँ इस शॉर्ट सी वीडियो में। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है उसी का एमसीक्यूज। ये एक क्वेश्चन है, आपको नजर आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड containing इतने ग्राम्स ऑफ सोडियम, इतने ग्राम्स ऑफ क्लोरीन एंड इतने ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं। आपने क्या करना होता है, पहले तो एलिमेंट्स को नोट करना। ये कह रहे हैं कि एक कंपाउंड है जो कि सोडियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। इसमें आपको मास दिया हुआ है सबका, ठीक है। सोडियम कितना है, 2.82 ग्राम्स। क्लोरीन का कह रहे हैं कि इसमें 4.35 ग्राम्स क्लोरीन है, और ऑक्सीजन कितना है इसमें 7.83। और आपसे एम्पिरिकल फार्मूला यानी सिंपलेस्ट जो फार्मूला है उसका पूछ रहे हैं कि इस कंपाउंड का फार्मूला क्या निकल आएगा अगर इसमें ये चीजें इतनी इतनी हैं। तो इसको कैसे आप अप्रोच करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को? आपने सीधा सीधा इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप? इसको आप डिवाइड करें इसके एटॉमिक मास से। तो इसका एटॉमिक मास 23 होता है, सही है। यहां नहीं तो आप इधर कर लें, वैसे दोबारा लिख सकते हैं, इतना कोई, सही है। तो आप इसको डिवाइड कर ले 2.82 डिवाइडेड बाय 23, इसको कर ले 4.35 डिवाइडेड बाय क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और इसको आप कर ले 7.83 को आप डिवाइड कर ले 16 से। एटॉमिक मास से डिवाइड करना होता है। इसको जब आप करते हैं तो इससे आपका नंबर ऑफ मोल्स इसके आते हैं 0.122, इसका भी 0.122, और इसका आता है आपका 0.489, ठीक है। अब ये फार्मूला, इसको अगर आप होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका तरीका ये होता है कि इसमें इनमें से जो सबसे छोटा होता है उसी पे आपने सबको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा तो ये वाला है, तो इससे मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है। इसको 0.122 को अगर आप डिवाइड करें 0.122 से, और इसी तरह इसको भी आप डिवाइड करें 0.122 से, इसको भी आप कर ले 0.489 को डिवाइड कर ले 0.122 से, तो इससे आपका 1 आएगा, इससे भी 1 आएगा, और इससे कितना आता है, इससे आपका आता है 4, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या हुआ, Na, और ये भी 1 है तो Cl, और ऑक्सीजन कितने हो गए 4, सही है। तो ये वाला आपका फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला निकल आएगा। तो ये जो ऑप्शन है आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है जी। तो ठीक है, कैसे करोगे इस तरह के क्वेश्चंस? जो आपको एटॉमिक मास, जो आपको मासेस दिए गए हैं एटम्स के, उनको आपने डिवाइड करना है इनके एटॉमिक मास से। तो इससे आपका इनके मोल्स कैलकुलेट करोगे आप इस तरीके से। मोल्स फ्रैक्शन में होंगे तो आपने इसमें से जो स्मॉलेस्ट होगा उसी पे डिवाइड करके ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसी हिसाब से आपने हर एक एटम को रखना है और फार्मूले को आपने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है जी। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हमारा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देख ले, ये यील्ड से मुतालिक है। ये कह रहे हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड इज 70 एंड परसेंटेज यील्ड इज दिस, देन एक्चुअल यील्ड आप मालूम करें। इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। थ्योरेटिकल यील्ड कितना है आपका? थ्योरेटिकल यील्ड ये कह रहे हैं कि 70 ग्राम्स है, वैसे ग्राम लिखना चाहिए था इधर, यील्ड ग्राम में हम रिपोर्ट करते हैं। और परसेंटेज यील्ड जो है आपका, परसेंट यील्ड जो है ये भी आपको दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि 90% है। आपसे मांगा किया जा रहा है एक्चुअल यील्ड, आपसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअल यील्ड कितना होगा। तो आपको पता है परसेंट यील्ड जो है आपका बराबर होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड और मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंट यील्ड कितना है 90 है, ठीक है। एक्चुअल यील्ड आपका आपसे मांगा जा रहा है और थ्योरेटिकल यील्ड आपको दिया हुआ है ये वाला, सही है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एक्चुअल यील्ड आपका किस चीज के बराबर हो जाएगा? 90 मल्टीप्लाइड बाय 70 डिवाइडेड बाय 100, सही है। ये दो सिफर आपके यहां कट जाएंगे, 9 7 63, ये 63, और ग्राम डेफिनेटली क्योंकि यील्ड है तो ग्राम में आएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है जी। इसी तरीके से तीन तरह की यील्ड्स हैं, दो आपको दिए हुए हैं, तीसरा आपने कैलकुलेट करना, सिंपल मैथमेटिक्स है,
ठीक है, इसको आप नोट कर लें, आगे जा रहा हूं। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है और ये है मेरे ख्याल में लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में। कह रहे हैं कि मीथेन गैस को बर्न किया गया, सही है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। आपको क्वांटिटीज दी हुई हैं और आपसे पूछा जा रहा है इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको केमिकल इक्वेशन आना चाहिए, सही है। CH4 ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये लोग जला रहे हैं, तो इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस आपको हीट एनर्जी यहां से रिलीज होगी, ठीक है। इसको सबसे पहले बैलेंस होना चाहिए इस इक्वेशन को। तो इसको जब आप बैलेंस करोगे तो ये इसी तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसका होता है। इक्वेशन बैलेंस ना हो तो आपके सारे कैलकुलेशंस गलत निकल आएंगे। अब इनका डेटा देख लीजिए, क्या आपको दिया हुआ है। कह रहे हैं कि मीथेन कितना है। इनसे पहले हम जरा वॉल्यूम में इस इक्वेशन को ट्रांसलेट करते हैं। अगर आपका ये 1 वॉल्यूम हो तो ये फिर कितना वॉल्यूम होना चाहिए, 2 वॉल्यूम होना चाहिए। इसको कंप्लीट और कंबस्ट करने के लिए 1 वॉल्यूम के लिए ऑक्सीजन के 2 वॉल्यूम होने चाहिए। अब आपके पास कितना है, ऑक्सीजन कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है, 40 सेंटीमीटर क्यूब, और मीथेन आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब है। तो एग्जैक्टली वही रेशो है। ये 1 को 2 चाहिए तो 20 को कितना चाहिए, 40 चाहिए, जो हमारे पास अवेलेबल है। लिहाजा इस रिएक्शन में कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। तो इस तरह का ऑप्शन इसमें फिर ये वाला है, नॉन ऑफ दिस। कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट जितना चाहिए उतना अवेलेबल है हर एक रिएक्टेंट का। तो इस तरह की रिएक्शंस में लिमिटिंग रिएक्टेंट्स फिर नहीं होंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, देखते हैं आगे क्या आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा जी, द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन फाइव। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे। ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मुतालिक कभी मोल्स में इनके मोल्स या एवोगैड्रो नंबर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पूछते हैं। तो ये उसी तरह का एक क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि 5 ग्राम D2O में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले तो आप एक मॉलिक्यूल आप D2O को देख लीजिए। ये D2O का एक मॉलिक्यूल है। इसमें न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में, जो आम हाइड्रोजन है, कॉमन हाइड्रोजन है, जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। लेकिन ड्यूटीरियम में एक न्यूट्रॉन होता है। तो ये दो ड्यूटीरियम है। तो न्यूट्रॉन्स आपके ड्यूटीरियम में कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8। तो टोटल कितने हो गए, 10। एक मॉलिक्यूल में आपका, एक मॉलिक्यूल ऑफ D2O में टोटल कितने न्यूट्रॉन हो गए, 10 न्यूट्रॉन हो गए। तो 1 मोल D2O में कितने होंगे, 1 मोल D2O में आपका Na-D2O होंगे, Na into D2O, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल में। तो एक में कितने हैं, 10 है। तो इसको आप फिर इस तरह कर लें, Na मल्टीप्लाइड बाय, इसमें टोटल कितने न्यूट्रॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये 1 मोल, और 1 मोल D2O का कितने के बराबर होता है, आपको पता है H2O 18 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास होता है। लेकिन D2O का 20 होता है, क्योंकि ड्यूटीरियम का मास 2 है। तो 2 ड्यूटीरियम की वजह से 4 और ऑक्सीजन मिला के 16 20 बन जाता है। तो 1 मोल आपका 20 ग्राम होता है D2O का। ये 1 मोल आप D2O का हम बात कर रहे हैं इस वक्त, सही है। तो 20 ग्राम में कितने न्यूट्रॉन्स हो गए, इतने न्यूट्रॉन्स। 5 ग्राम में कितने हो जाएंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां से निकल आएगा, ये 5 ग्राम में 5 मल्टीप्लाइड बाय Na into 10 डिवाइडेड बाय 20, सही है। इसको आप कर ले इस तरीके से। तो ये आपका 5 4 20, और फिर आप इस तरह कर ले 2 5 10 एंड 2 2 4। तो ये, और फिर इसको कर ले 2, तो 2.5 2 10। तो ये आपका हो गया 2.5 Na, 2.5 Na, इतने न्यूट्रॉन्स होंगे, सही है, आपका 5 ग्राम D2O में। तो इस तरह का ऑप्शन इसमें ये वाला है। तो ये सही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसके 1 मोल के अंदर उसका जो गिवन मास है, कोई ग्राम्स दिए हुए हैं, उसी हिसाब से आपने उसके अंदर चाहे न्यूट्रॉन का पूछा हो, प्रोटॉन्स का पूछा हो। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े कॉमन होते हैं। ये सब के लिए आप बेस बनाइए वाला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को आपने इसी तरह तरीके से सॉल्व करने हैं, नोट कर ले अच्छी तरीके से। और फिर आगे देखते हैं कौन सा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा जी, ये हेमोग्लोबिन के हवाले से बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये कह रहे हैं कि आपका एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है 1 मॉलिक्यूल में, कह रहा हूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ
हेमोग्लोबिन HB लिख रहा हूं, इसका मास कितना है 67,200 AMU है। और ये कह रहे हैं कि इसमें आयरन कितना है, आयरन इसमें है 0.33%। ठीक है, तो यानी इतने मास में इतना आयरन होता है, इतने परसेंट में आयरन होता है। तो सबसे पहले तो आप इसका इतना परसेंट मालूम कर ले कि इतने में कितना आयरन गया हुआ है। सही है, तो इसको जब आप करते हैं 67,200 का मैं देखता हूं कि 0.33% कितना होता है। सही है, तो आप देख लें ये आपका 224 आता है। सही है, ये इतना, अगर ये इतने AMU है तो इसमें आयरन आपका इतने AMU चला जाता है। सही, तो एक मॉलिक्यूल में AMU के हवाले से कितना आयरन गया, इतना आयरन है। 67,200 AMU का जो हेमोग्लोबिन है उसमें आयरन का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, इतना है। अब मुझसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी आयरन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन। तो ये तो टोटल इसका मास आ रहा है AMU में, हेमोग्लोबिन के अंदर। अब इसमें से एटम्स निकालना है तो बड़ा आसान है, इसको आप डिवाइड कर ले। आपको पता है एक आयरन कितने के बराबर होता है, यहां आपको दिया हुआ है 56 AMU का। तो ये 224 जो मेरे आ रहे हैं ये कितने आयरन के बराबर होगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है, ये इस तरह हो जाएगा आपका 224 डिवाइडेड बाय 56, तो इससे निकल आता है 4। एक हेमोग्लोबिन में 4 आयरन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अगर दिया हो तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। वैसे मैं बता दूं ये वाला जो क्वेश्चन है, खासकर ये वाला जो क्वेश्चन है मुख्तलिफ स्टाइल्स में पूछा जाता है, किसी भी अंदाज में पूछा गया हो तो मैं जनरलाइज कर रहा हूं इस बात को। एक हेमोग्लोबिन में आपके 4 पोरफायरिन रिंग्स होते हैं और एक पोरफायरिन रिंग एक आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो 4 इसमें पोरफायरिन रिंग्स है, तो एक को एक आयरन चाहिए, तो इसमें कितने आयरन हो जाएंगे, 4। वैसे हमने स्टाइकोमेट्री के लिए इसको कैलकुलेट किया हुआ, लेकिन जनरली भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक हेमोग्लोबिन में कितने आयरन होते हैं तो 4 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एक हेमोग्लोबिन के अंदर 4 पोरफायरिन रिंग्स होते हैं, बड़े से रिंग्स होते हैं, और एक रिंग में एक जो आयरन है वो ट्रैप हुआ होता है। तो उसी हिसाब से कितने आ जाते हैं, 4 आपके आयरन आ जाते हैं पर हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये किसी भी अंदाज से आपसे पूछा जाए, आपने इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ मैंने थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि बाय हीटिंग 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट we get 28 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन इज। सही है, तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इससे क्या बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई जिक्र नहीं की है इसकी, तो हम भी नहीं करते हैं इसको, इस पे कोई फोकस हम नहीं डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड पे। ये कहते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान जब हम क्या करते हैं, 100 ग्राम इन्होंने इसको यूज किया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को 100 ग्राम इन्होंने यूटिलाइज किया, और कहते हैं कि हमारे पास 28 ग्राम जो है इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब मुझे एफिशिएंसी बता दे इस रिएक्शन का। तो एफिशिएंसी से क्या मुराद होता है, एफिशिएंसी से मुराद होता है परसेंट यील्ड। ठीक है, परसेंटेज यील्ड से हम किसी रिएक्शन का एफिशिएंसी मालूम करते हैं। तो आप पहले क्या कर लें, परसेंट यील्ड तो आपको पता है कि परसेंटेज यील्ड किस चीज के बराबर है, परसेंटेज यील्ड बराबर होता है आपका एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय आपका जो थियोरेटिकल यील्ड होता है, इसके बराबर होता है मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मुझे चाहिए एक्चुअल यील्ड, तो ये मुझे दिया हुआ है रिएक्शन में जो चीज बनती है, जितना रिपोर्ट किया हुआ था वो अब इसका होता है एक्चुअल यील्ड। तो ये हमारा एक्चुअल यील्ड है। अब मैं थ्योरेटिकली जरा देखना चाहता हूं कि इस रिएक्शन से कितना बनना चाहिए। थ्योरेटिकल यील्ड वो होता है जो आप गिवन अमाउंट से मालूम करते हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब आप देख लें इसका मोलर मास कितना है, मोलर मास कैल्शियम का 40, आपका कार्बन का 12 और इसी तरह ऑक्सीजन का 48, तो ये टोटल बनता है 100 ग्राम। सही है, अब ये जितना मुझे दिया हुआ है एग्जैक्टली इक्वेशन में भी उतना ही मौजूद होता है, यानी ये 1 मोल के बराबर है। ये कितना है इसका, ये 1 मोल 100 ग्राम के बराबर होता है। और इक्वेशन मुझे क्या बता रहा है, 1 मोल से आपका ये 1 मोल बनना चाहिए। 1 मोल से कितना बनना चाहिए,
ये 1 मोल बनना चाहिए थ्योरेटिकली, सही है। तो 1 मोल यानी 100 ग्राम से ये थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ मैं जा रहा हूं इस वक्त। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शुड गिव मी कितना 1 मोल। इसका 1 मोल कितना होगा, इसका 1 मोल 46 प्लस 40 प्लस 16 56 ग्राम, सही है। तो थ्योरेटिकली 100 ग्राम से मुझे कितना मिलना चाहिए, 56 ग्राम मिलना चाहिए, 56 ग्राम। तो ये मेरा क्या हुआ, ये थ्योरेटिकल यील्ड हो गया, सही है। थ्योरेटिकल यील्ड कितना है इसका, इस रिएक्शन का 100 ग्राम को चाहिए था कि मुझे 56 ग्राम दे देता, लेकिन कितना दिया हुआ है 28। अब आप इस फार्मूले में इसको पुट करें, आपका एक्चुअल यील्ड कितना है 28 और थ्योरेटिकल यील्ड कितना है 56 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको आप कर लें यू और ये आपका 50, तो कितना 50% ये रिएक्शन हुआ है, सही है। और इसको कैलकुलेशन करने की वैसे जरूरत भी नहीं होती है किसी का अगर ज्यादा एक्सपीरियंस हो। भाई 100 ग्राम से कितना मिलना चाहिए था 56, अब 100 से मुझे 28 मिला है, तो आधा रिएक्शन हुआ। एफिशिएंसी रिएक्शन की कितनी है 50%। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे आप लोगों के लिए मैंने फार्मूला यूज किया, लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर इस तरह फार्मूली यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। 100 से कितना बनना चाहिए 56, 1 मोल से 1 मोल मिलना चाहिए, अब आधा मिला है इसका, तो इसका ये मतलब है आधा रिएक्शन हुआ है, मतलब 50% इस रिएक्शन की एफिशिएंसी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे का जो क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आगे आ रहा है। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि अ मिक्सचर ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एंड 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन स्पार्क कंटिन्यूसली। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप स्पार्क करते हैं तो इससे क्या होता है, वाटर बनता है। तो ये वाला रिएक्शन आप लिख ले, H2 प्लस O2 मिलते हैं तो क्या बनता है आपका H2O। इसको बैलेंस करें, बैलेंस इक्वेशन ना हो तो आपके सारे कैलकुलेशंस गलत होंगे, ठीक है। अब आप डेटा डालें इसमें। ये कह रहे हैं कि हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास ये है और 50 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करें। कहते हैं कि यहां जब रिएक्शन होगा तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा। तो पहले तो आप ये नोट कर ले कि टोटल वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है। ये टोटल मिला के आपका 60 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्टेंट्स इन्होंने मिलाए हैं, लेकिन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन होगा ये 2 वॉल्यूम है। इसकी कितने वॉल्यूम है, ये जब 2 वॉल्यूम हो तो ये आपका 1 वॉल्यूम यूज होता है, ठीक है। तो अब आप देख लें, जब ये 1 हो तो इसका ये डबल यूज करता है। तो ये अगर 10 हो तो इसमें से ये कितना यूज करेगा, इसमें से ये अपने लिए कितना लेगा, 1 के लिए 2 चाहिए तो 10 के लिए 20 चाहिए, तो 10 ये जाएगा आपका यहां से घटेगा और इसमें से कितना घटेगा 20 ये अपना इसमें से निकालेगा। तो 60 से आप एक दफा 10 ऑक्सीजन निकाले और साथ 20 हाइड्रोजन भी निकाले, तो कितना बचता है, इतना आपका बचेगा। तो रिएक्शन टोटल कितने से हमने लगाया था 60 सेंटीमीटर क्यूब से, कितना खर्च हुआ 30, तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा 30 डिक्रीज आएगा आपके वॉल्यूम में, आपके रिएक्शन के वॉल्यूम में। तो ये वाला आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है जी। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा जी, ये आप एक रिएक्शन, ये कह रहे हैं कि 2 सिलेंडर है। सिलेंडर ए में क्या है आपका 4.6 ग्राम एथेनॉल पड़ा हुआ है और सिलेंडर बी में आपका 3 ग्राम मीथेन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इधर सिलेंडर बना रहा हूं, ऐसे रेड से बनाऊंगा ताकि अच्छा सा क्लियर हो जाए। ये 2 सिलेंडर्स हैं, ठीक है। एक सिलेंडर में आपका क्या है C2H5OH है और दूसरे सिलेंडर में क्या रखा हुआ है C2H6 रखा हुआ है। मासेस आपको दिए हुए हैं, इसमें कितना पड़ा हुआ है, ये 4.6 ग्राम है और ये इसका 3 ग्राम है। ये इनके गिवन मासेस है, ठीक है। इसी तरह यू जाके अब आप इनका अपना मास देख ले। एथेनॉल का कितना होता है मोलर मास, कैपिटल वाला मैं लेकर आऊं, इसका 46 होता है और इसका मोलर मास कितना होता है, इसका 30 होता है। अब आप इनके मोल्स निकालें, दोनों के मोल्स निकाल लें तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 4.6 गिवन मास डिवाइडेड बाय
मोलर मास और इसका 3 डिवाइडेड बाय 30, तो इससे कितना आता है, इससे आपका आता है 0.1 मोल, ठीक है, और इससे भी आता है आपका 0.1 मोल। दोनों के मोल सेम है, दोनों के मोल्स सेम है। यहां आप देख ले, अब बोथ सिलेंडर ए एंड बी हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स एक जैसे हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी एक जितने होंगे। सिलेंडर ए हैज ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देन बी, ये बात गलत है। बोथ सिलेंडर हैव इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक तो बात ये सही हुई, ये भी बात सही है, दोनों में एक जितने हाइड्रोजन है। अब आप देख ले C2H5OH में 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। इस वाले में आप देख ले, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, तो ये भी ऑप्शन ठीक है और ये भी ऑप्शन ठीक है। तो सही वाला आपका फिर कौन सा हुआ, बोथ ए एंड सी ऑप्शन जो है ये आपका सही ऑप्शन होगा। अच्छी तरह से नोट कर ले इसको, और मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे जा रहा हूं जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि 15 ग्राम सल्फर को हमने बर्न किया तो सल्फर डाइऑक्साइड कितना बनेगा इस टीपी पे। तो रिएक्शन यहां नहीं दिया हुआ, वैसे बड़ा सिंपल रिएक्शन है। सल्फर को आप ऑक्सीजन से मिलाते हो तो क्या बनाता है, SO2 बनाता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन को आपने देखना होगा, उस हिसाब से आसान बना लिया अपने लिए ये क्वेश्चन हो। ये वाला आपको ग्राम में दिया हुआ है, सही है, तो इक्वेशन को आप ग्राम में ट्रांसलेट करें। अगर ये 32 ग्राम होता इस टीपी पर, तो अब इसका वॉल्यूम मुझसे पूछा जा रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट वॉल्यूम में कर रहा हूं। तो ये कितना बनना चाहिए था, 22.4 DM³ इसको बनना चाहिए था। लेकिन मेरे पास ये तो थ्योरेटिकल है, मुझे कितना दिया हुआ है, 15 ग्राम दिया हुआ है, सही है। तो ये कितना बना होगा, ये तो बड़ा सिंपल है, आसान बना ले अपने लिए। ये 32 ग्राम है तो ये इतना बनना है। अब ये 15 को आप देख लीजिए, इसका तकरीबन हाफ है, तकरीबन हाफ है, तो वॉल्यूम भी आप हाफ कर ले। हाफ तो नहीं होगा एग्जैक्ट, लेकिन तकरीबन हाफ। ऑप्शंस में आप देख ले तकरीबन हाफ कौन सा है, ना ये है ना ये है ना ये है, ये 22.4 का ऑलमोस्ट हाफ है। तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आप देख ले, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन से तो आपने अपने लिए टाइम सेव करना है। देखते हैं आगे, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये वैसे कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड इलेक्ट्रोप्लेट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। क्वेश्चन को समझे, ये कह रहे हैं कि कोई सोल्यूशन है इस तरह का, और ये सोल्यूशन किस चीज का है, सिल्वर नाइट्रेट का है। तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट जो है ये डिजॉल्व फॉर्म में है, तो Ag+ होगा और प्लस NO3-, यानी सिल्वर और नाइट्रेट आयन यहां मौजूद हैं। यहां पर अब कह रहे हैं कि हम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने से क्या होता है, ये जो मेटल है इसकी रिडक्शन होगी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। आपको पता है एक सिल्वर +1 को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा इसको, तो ये इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा, यानी मेटालिक फॉर्म में आ जाएगा। यू डिपॉजिट होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तो सबको पता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, लेकिन वहां से एक्स्ट्राइकोमेट्री का क्वेश्चन इन्होंने बनाया हुआ है। अब एक सिल्वर के लिए, एक Ag+ के लिए कितना, 1 मोल के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, सही है, तब जाके आपका ये डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रोप्लेट होगा। तो 4 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 4 Ag+ के लिए 4 आपका इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तब जाके आपका 4 Ag आपको मिलेगा। तो 4 मोल आप इलेक्ट्रॉन से कितना सिल्वर जाएगा, डिपॉजिट होगा 4 मोल्स। कितना, 4 मोल। ये 4 मोल ऑफ सिल्वर है। अब एक सिल्वर जो है वो कितने के बराबर होता है, 108 के बराबर। यहां शायद दिया हो ना हो तो आप पीरियोडिक टेबल से ले सकते हैं। तो 4 Ag कितने के बराबर हो जाएगा, 4 × 108, तो ये आपका ये 432 बन जाएगा। इतने ग्राम अगर आप 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सोल्यूशन को दे, तो ये अपने साथ कितना सिल्वर डिपॉजिट करेगा, ले जाएगा, इतने ग्राम सिल्वर आपका इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा इस रिएक्शन से। नोट कर ले अच्छी तरह से, और मैं आगे का क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज रिएक्टेड विद 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब ये लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट के बारे में रिएक्शन इस तरह है, कह रहे हैं कि नाइट्रोजन को हमने मिलाया हाइड्रोजन के साथ। सबको पता होता है इस रिएक्शन का
तो क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है। इसको बैलेंस करें यूं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हमने कितना लिया हुआ है, 28 ग्राम ये है, सही है। पहले तो आप इक्वेशन को ट्रांसलेट करें, ये 1 मोल है 28, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 2 6 ग्राम चाहिए, सही है। अब ये कह रहे हैं कि हमने थोड़ा सा मतलब ये कह रहे हैं कि हमने 8 ग्राम इस रिएक्शन में डाला है, 28 ये है और 8 ये है। वैसे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कितना चाहिए इसको, 6 ग्राम चाहिए। तो इन्होंने जरा जनरसिटी यानी सखावत की है, इन्होंने थोड़ा इसको ज्यादा लिया हुआ। कितना ज्यादा हुआ, 2 ग्राम यहाँ पे एक्सेस में है ये, सही है। तो एक्सेस रीजन आपका कौन सा हुआ, 28 के लिए 6 चाहिए, इन्होंने 8 ग्राम डाला हुआ है। तो एक्सेस रीजन, तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि आपका एक्सेस रीजन कौन सा है, नाइट्रोजन है इस रिएक्शन में। इसी का पूछते हैं, नोट कर लें, आगे जा रहा हूं। अच्छा जी, ये रिएक्शन आप देख ले, इस तरह के ये बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन रिएक्शंस को देख के स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या क्या चीजें मिलाई हुई हैं। रिएक्शन को आप देख ले, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इफ यू हैव 4.5 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट विल बी प्रोड्यूस। रिएक्शन आपको दिया हुआ है, अब आप इक्वेशन को ट्रांसलेट करें। 1 मोल से कितना बनता है, ये कह रहे हैं कि ये हमने इतना दिया हुआ है, तो ये कितना बनेगा, 1 मोल से 4 मोल्स बनते हैं सिल्वर नाइट्रेट के। कितने, 4 मोल्स। तो 4.5 मोल्स से कितने बनेंगे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4.5 इंटू 4, तो इससे आपका 18 मोल्स आते हैं। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ये वाला ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट इसलिए अटेम्प्ट नहीं करते कि वो रिएक्शन को देखते हैं कि भाई कितना मुश्किल रिएक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मोल मोल कन्वर्जन है, इतने मोल से इतने बनते हैं तो इतने मोल से कितने बनेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन से इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये बड़ा कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन से भी स्टूडेंट्स को घबराया जाता है, स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि भाई इतना डिस्क्रिप्शन कौन पढ़े। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं। ये देखो, व्हेन ग्लूकोज इज कंज्यूम्ड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। इससे मेरा क्या लेना देना है, मैं आता हूं सीधा अपना स्टोइकियोमेट्री पे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 18 ग्राम ऑफ। तो यहां आपको ये रिएक्शन आपने बायोलॉजी से भी सीखा होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। C6H12O6 ऑक्सीजन की मौजूदगी में बन होता है और क्या देता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और प्लस एनर्जी, ठीक है। इसको आप बैलेंस करें तो ये इसी तरह से बैलेंस होता है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं, पहले इक्वेशन को ट्रांसलेट कर ले अपने लिए। ये 1 मोल है, 1 मोल से आपका कितना बनता है, 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है कि हमने आपको 18 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, कितना, तो ये कितने इसके ग्राम्स बनेंगे, सही है। तो ग्राम यानी मास कन्वर्जन है, इसके ग्राम्स का मुझसे पूछा जा रहा है। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं ग्राम से, लेकिन वैल्यूज थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूं मोल पे, मोल से करूंगा, मोल से सीधा ग्राम कैलकुलेट। वैसे किसी भी तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। आप 18 को इसके मैं मोल्स कैलकुलेट करता हूं, m/m, सही है। तो इसका गिवन मास 18 है और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180, तो ये 0.1 मोल्स बन जाते हैं। अब इसको मैं इस तरह करूंगा, इस इक्वेशन को अटेम्प्ट टाइम सेव करने के लिए। 1 मोल ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड में ऑप्शंस को देख के इसको ग्राम्स में ले रहा हूं, कितना, 6 इंटू, एक कार्बन डाइऑक्साइड कितने के बराबर होता है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो 0.1 मोल से कितना बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सही है। तो ये आपका 0.1 इंटू 6 इंटू 44, सही है। तो इससे क्या आंसर आना चाहिए आपका, ये आपका 10 हो गया, सही है। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो ये आपका 6 4 24 और 6 4 24, तो 26 डिवाइडेड बाय 10, सही है। इसको अगर आप कर ले तो ये 26.4 आपका इतना ग्राम्स में
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये यहाँ पे बनेगी और खारिज होगी। ठीक है, तो किसी भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपका 180 से 6 × 44 बनता है तो 18 से कितना बनेगा, लेकिन इसमें फिगर्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, तो मैंने अपने लिए आसान किया, मोल्स किया और मोल से डायरेक्ट मैंने मास को निकाला। ठीक है जी, देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि इफ एक्चुअल यील्ड इज दिस, एक्चुअल यील्ड आपका कितना है, एक्चुअल यील्ड और थियोरेटिकल यील्ड भी आप लिख ले, थियोरेटिकल यील्ड, मैं तो कहूंगा कि पहले आप थियोरेटिकल यील्ड लिख ले, सही है। ये कह रहे हैं कि थियोरेटिकल यील्ड, लेट्स सपोज, यानी एक्चुअल यील्ड आपका 3/4 आप थियोरेटिकल यील्ड है, तो परसेंट यील्ड क्या होगी, तो एक्चुअल यील्ड तो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, लेट्स सपोज ये x है, और एक्चुअल यील्ड थियोरेटिकल यील्ड का, एक्चुअल यील्ड जो है वो थियोरेटिकल यील्ड का 3/4 है, यानी 3/4 x हो गया, सही है। वो एक मैंने x लिया तो ये उसका 3/4 है, तो आपसे परसेंट यील्ड जो है ये पूछा जा रहा है। तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। परसेंट यील्ड आपका किस चीज के बराबर होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, सही है। एक्चुअल कितना है, 3/4 x है, और ये वाला आपका x है और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो x के साथ कट जाएगा, तो कितना आना चाहिए, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप कर ले, 425 100 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 25 75 आपका परसेंट यील्ड होना चाहिए। इसमें है इस तरह का ऑप्शन, हाँ ये वाला आपका सही ऑप्शन होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड का 3/4 है तो परसेंट यील्ड कितना होना चाहिए। सिंपल आपने वैल्यूज पुट करने हैं इस तरह के क्वेश्चंस।